प्राचीन भारत। सच कहूं तो इस युग के बारे में सोचकर ही एक अलग सा रोमांच महसूस होता है ना। मतलब ये सिर्फ विशाल साम्राज्यों का दौर नहीं था। ये विज्ञान, वास्तुकला, कला और साहित्य के ऐसे गजब के चमत्कारों का समय था जो आज तक हम सबको हैरान करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं बेजोड़ संरचनाओं और कालजयी रचनाओं को थोड़ा करीब से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे और जाने पहचाने पल से। जरा इस युवा लड़के मरुत्सामी की कल्पना कीजिए। अपनी बैसाखियों के सहारे धूल भरे रास्तों से गुजरकर वो एक प्राचीन रहस्य को अपनी आंखों से देखने पहुंचा है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, राइट? इतिहास को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखना, वो जो एक अद्भुत रोमांच पैदा होता है ना, वो सच में कमाल का होता है। और आखिर मरुत्सामी इतनी हैरानी से देख क्या रहा है? वो देख रहा है दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में शान से खड़े इस विशाल लौह स्तंभ को। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली खंभा बिल्कुल नहीं है। 7.2 मीटर की इसकी ऊंचाई है और वजन 3 टन से भी ज्यादा। इस पर जो अभिलेख खुदे हैं उनमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र मिलता है। लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, जो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की असल जीनियसनेस दिखाती है, वो ये है कि पिछले 1500 सालों से यह स्तंभ खुले आसमान के नीचे खड़ा है और इसमें आज तक बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। जरा सोचिए, 15 सदियों की बारिश, धूप, प्रदूषण, और ये लोहा आज भी टस से मस नहीं हुआ है ना। विश्वसनीय? चलिए धातु विज्ञान से अब हम पत्थरों और ईंटों की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। स्तूपों का निर्माण, टीलों से लेकर भव्य इमारतों तक। तो बात यह है कि ये विशाल स्तूप कोई रातों रात नहीं बन गए थे। ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन था। शुरुआत होती थी एक छोटे से डिब्बे से, जिसे धातु मंजूषा कहते थे, जिसमें पवित्र अवशेष रखे जाते थे। फिर उस पर मिट्टी का एक साधारण सा टीला बना दिया जाता था। समय बीता तो इस टीले को ईंटों से कवर कर दिया गया और अंत में इसे तराशे गए पत्थरों के एक शानदार गुंबद और नक्काशीदार प्रवेश द्वारों में बदल दिया गया। एकदम एक भव्य रूप। अब इसी वास्तुकला के विकास में उत्तर प्रदेश के भीतर गांव के इस मंदिर पर गौर कीजिए। ये करीब 1500 साल पहले पकी हुई ईंटों से बना एक शुरुआती हिंदू मंदिर है। यहां हमें शिखर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। मतलब जहां मुख्य मूर्ति रखी जाती थी, ठीक उसके ऊपर ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर एक ऊंचा टावर या मीनार बनाई जाती थी। बहुत ही कैलकुलेटेड और बारीक काम था ये। यहां हमें दो बिल्कुल अलग निर्माण तकनीकों के बीच का फर्क समझना होगा। एक तरफ हैं हमारे संरचनात्मक मंदिर, जैसे भीतरगांव का मंदिर, जिन्हें जमीन से शुरू करके ईंट या पत्थर की एक एक परत जोड़ते हुए ऊपर की तरफ बनाया जाता है। और दूसरी तरफ हैं एकाश्मिक या मोनोलिथिक मंदिर, जिन्हें इसके एकदम उलट एक विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया जाता है। और इस मोनोलिथिक तकनीक का सबसे लुभावना और सटीक उदाहरण है महाबलीपुरम। सच कहूं तो यह नज़ारा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहां मौजूद हर एक मंदिर सचमुच एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया है। जरा उन शिल्पकारों की स्किल के बारे में सोचिए, जो ऊपर से नीचे की ओर काम कर रहे थे। मतलब छेनी हथौड़े की एक छोटी सी गलती और पूरी की पूरी चट्टान बर्बाद। कोई स्कोप ही नहीं था गलती का। जाहिर सी बात है, इस सब में बेइंतहा शारीरिक मेहनत और सालों का समय लगता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आखिर इन विशाल स्मारकों को बनाने का खर्च कौन उठाता था? इतना पैसा कहाँ से आता था? हमें अक्सर लगता है कि ये सब सिर्फ राजाओं और रानियों ने बनवाया होगा, है ना? लेकिन इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्रीकरण यहाँ देखने को मिलता है। इन इमारतों को आम लोगों ने भी फंड किया था। सांची के एक भव्य प्रवेश द्वार का खर्च हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों के एक संघ ने उठाया था। इसके अलावा व्यापारी, किसान, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, इन सब ने अपना योगदान दिया और अपना नाम पत्थरों पर हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। ये असल में जनता द्वारा बनाया गया इतिहास है। तो चलिए अब वास्तुकला की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं रंगों की दुनिया में। अजंता की अमर चित्रकला। बाहर की चिलचिलाती धूप से निकलकर जब हम अजंता की इन गहरी अंधेरी गुफाओं में कदम रखते हैं, तो अज्ञात कलाकारों द्वारा रची गई एक पूरी नई दुनिया हमारे सामने आ जाती है। अब सोचिए, अंदर तो घुप अंधेरा था ना, तो ये सारे बारीक भित्ति चित्र मशालों की टिमटिमाती रोशनी में बनाए गए थे। चेहरे के भाव हों या कपड़ों की सिलवटें, हर चीज में एक गजब का जीवन डाल दिया गया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य भी है। सदियों की नमी, गुफा का अंधेरा और इतने सालों का वक्त, इन सब के बावजूद
ये रंग 1500 सालों के बाद भी इतने चमकदार, इतने ताजे कैसे हैं? आखिर ऐसा क्या जादू किया था उन्होंने? खैर, जादू नहीं, ये प्राचीन भारत का कमाल का रसायन विज्ञान था। उन कलाकारों ने किसी भी कृत्रिम या सिंथेटिक रसायन का इस्तेमाल किया ही नहीं। ये सारे रंग पूरी तरह से स्थानीय पौधों, फूलों और खनिजों को पीसकर उनके अर्क से बनाए गए थे। प्रकृति से लिए गए यही रंग आज भी इन दीवारों पर जिंदा हैं और सच में समय को खुली चुनौती दे रहे हैं। अब दृश्यकला और रंगों को यहीं छोड़ते हैं और बात करते हैं उन चीजों की जो शायद सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य, ऐसे शब्द जो अमर हो गए। करीब 1800 साल पहले लिखा गया एक बेहद प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है सिलप्पदिकारम। ये कोवलन नाम के एक व्यापारी और उसकी पत्नी कन्नगी की एक बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली कहानी है। कोवलन पर राजा के दरबार में चोरी का झूठा इल्जाम लगता है और बिना किसी निष्पक्ष जांच के उसे सीधा मौत की सजा दे दी जाती है। और इसके बाद आता है कन्नगी का विलाप, जब वो अपने पति के शरीर को धूल में सना हुआ देखती है। जरा उसके दर्द को महसूस कीजिए। वो रोते हुए पूछती है कि क्या ये न्याय है। वो इतनी टूट जाती है कि देवताओं के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देती है कि क्या कोई ईश्वर नहीं है। ये हमें बताता है कि प्राचीन काल के लोग कोई रोबोट नहीं थे। वो भी अन्याय के खिलाफ ठीक वैसा ही गहरा गुस्सा, दुख और हताशा महसूस करते थे जैसा हम आज करते हैं। अब उस तीव्र दुख और गुस्से से एकदम उलट जरा इस दूसरी रचना को देखिए, कालिदास का मशहूर संस्कृत काव्य मेघदूत। यहाँ एक प्रेमी एक बारिश के बादल को अपना संदेशवाहक बनाकर अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है। कालिदास ने इसमें प्रकृति का जो वर्णन किया है ना, बारिश के बाद गीली मिट्टी के वो सौंधी सौंधी खुशबू, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर की महक, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सीधे हमारी इंद्रियों को महसूस होते हैं। तो धातु के उस जंग रहित स्तंभ से लेकर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिरों तक, अजंता के चमकते प्राकृतिक रंगों से लेकर कन्नगी के दर्द और कालिदास के बादलों तक, इन सब बेजोड़ चमत्कारों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और थोड़ा उकसाने वाला सवाल मन में आता है। जरा सोचिए, आज के इस आधुनिक युग की हमारी अपनी ऐसी कौन सी रचनाएं या इमारतें होंगी जो आज से 1500 साल बाद भी इसी तरह मजबूती से खड़ी होंगी, और वो भी बिना किसी जंग के। छोड़ जाते हैं आपको इसी विचार के साथ।